हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक तोमर। जैसा हमारा मध्यकालीन सीरीज चल रही है तो उसमें हमने लगभग सभी सम्राट या बादशाह कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमने आज का जो क्लास लिया है उस क्लास में हमने ऐसा किया है कि जितने भी मुगल स्रोत हैं, यानी कि मुगल काल से संबंधित राजाओं से जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं उनका कलेक्शन किया है और उसको हम बाबर से स्टार्ट करते हैं और अंत तक ले जाएंगे। किस किताब को किसने लिखा है, किस उस किताब में उसके बारे में क्या लिखा गया है। एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा डीप है और जैसे नेट है, नेट हिस्ट्री इतिहास, ये आपका टीजीटी है, पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही काम की क्लास है। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा मुगल काल से संबंधित ऐतिहासिक पुस्तकें। मुगल काल या मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की है वो बाबर ने की है 1526 में पानीपत के युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है और सल्तनत का सूपड़ा साफ हो जाता है। तो बाबर भारत के बारे में जो लिखता है वो अपनी किताब में लिखता है और मुगल काल में दो राजा, दो सम्राट ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसमें पहला मुगल साम्राज्य का बादशाह बाबर था और दूसरा आत्मकथा लिखने वाला जहांगीर था। तो सबसे पहले हम लेते हैं जो तुजुके बाबरी है। तुजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई है और दूसरा नाम है इसका बाबरनामा। अब देखिए ये नाम बाबरनामा क्यों है? जो इसका फारसी में अनुवाद हुआ है वो तुजुके बाबरी का ही फारसी में जो अनुवाद है वो बाबरनामा कहलाता है। तो ये तो फारसी में हुआ और ये तुर्की में हुआ। तो बाबर को लगभग 1526 से लेकर 30 तक 1530 तक 4 साल मिलते हैं। तो ज्यादा लेखन कार्य नहीं हो पाता, वो तो बाबर का खुद का इंटरेस्ट था, किताब लिखी। उसके बाद में हुमायूं को पहले 10 साल मिलते हैं और बाद में 1 साल मिलता है। तो हुमायूं से संबंधित जितनी भी किताबें हैं उसमें ज्यादातर उन लोगों ने लिखी हैं जिन्होंने बाबर का कार्यकाल देखा था। तो सबसे पहले जो हुमायूं संबंधित किताब आती है वो आती है खोंदमीर की। देखिए जो खोंदमीर है इसकी उपाधि थी अमीर अखबार। उपाधि का नाम क्या है? अमीर अखबार। और जो किताब लिखी है हबीबुस सियार, हबीबुस सियार लिखी है और दूसरी किताब लिखी है कानून ए हुमायूं। इस बात को आप देख लें, पहली किताब का नाम हबीबुस सियार है, दूसरी का नाम कानून ए हुमायूं है और इस कानून ए हुमायूं को हुमायूं नामा भी कहा गया है। लेकिन ये हुमायूं नामा वो नहीं है जो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। अर्थात ये हुमायूं नामा जो पूछी जाती है एग्जाम में वो गुलबदन बेगम की पूछी जाती है। तो इस किताब का जो दूसरा नाम है कानून ए हुमायूं का हुमायूं नामा भी पड़ता है। नेक्स्ट राइटर आते हैं मिर्जा हैदर दुगलत। हाँ, एक बात और थी, जो खोंदमीर हुमायूं को सिकंदर ए आजम और दूसरा खुदा का साया की उपाधि देता है, यानी काफी तारीफ कर रहा है इसकी। दूसरा जो राइटर है मिर्जा हैदर दुगलत, ये बाबर का ही चचेरा भाई है और इसके बारे में जो लिखता है हुमायूं के बारे में, उस किताब का नाम है तारीख-ए-रसीदी। और इस किताब में तारीख-ए-रसीदी में हुमायूं को मिर्जा हैदर दुगलत अफीमची कहता है, क्योंकि जो हुमायूं का कैरेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं कई सारी कमियां हैं, कई सारी खामियां हैं। तो उसमें एक खामियां ये भी है कि ये बहुत बड़ा अफीम लेता है, बहुत ज्यादा अफीम खाता है, तो इसलिए अफीम जी की उपाधि देता, मतलब अफीम जी नाम देता है हुमायूं को, मिर्जा हैदर दुगलत। तीसरी राइटर है इनकी गुलबदन बेगम। गुल मतलब गुलाब, बदन मतलब शरीर, बेगम मतलब बेगम आप समझते ही हैं, जिसका महिला दृष्टि से राजपाट में काफी बड़ा रोल हो। तो गुलबदन बेगम अपने समय की विद्वान महिला है और इनका बदन गुलाब जैसा है और ये एक तरीके से बाबर के पिता की बेटी है, लेकिन हुमायूं के
पिता की बेटी है, लेकिन हुमायूं की माँ की बेटी नहीं है, क्योंकि जो दूसरी पत्नी होती है बाबर की, जिसका एक तरीके से ये हिंदाल की सगी बहन है और हुमायूं की भी बहन लगती है, तो ये किताब लिखती है हुमायूंनामा। ये किताब अक्सर वनडे एग्जाम में, सभी एग्जामों में खास तौर से पूछी जाती है। नेक्स्ट राइटर है जौहर आफ्ताब जी। जौहर आफ्ताब जी जो है ये हुमायूं का रसोइया है। जैसे आज भी देखते हैं आप, राजा महाराजाओं के पहले रसोइया या इस तरह की किताब लिखते थे। आज भी जैसे प्रधानमंत्री के ऊपर किताब लिखी जाती है, कोई सेक्रेटरी की लिखता है, कोई कुछ लिखता है। तो जो जौहर आफ्ताब जी है ये हुमायूं का रसोइया है और किताब का नाम देता तज़किरात उल वाक़ियात। तज़किरात उल वाक़ियात किसकी है? जौहर आफ्ताब जी की। तो यहाँ पर हमने 4 पुस्तकों का संलग्न किया या एक तरीके से कलेक्शन किया। ये चारों की किताबें हुमायूं से संबंधित हैं। इसके बाद हुमायूं का बेटा अकबर, जो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है, उसके जो समय के राइटर हैं वो आते हैं। देखिए बहुत आता है अकबर के बारे में। एक तो लगभग 50 साल का समय था। अगर क्वेश्चन ये आता है कि भाई मुगल काल में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है, तो अकबर का है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मुगल काल में सबसे कम समय किसका है, तो रफीउद्दर्जात का है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि मुगलों की राजधानी कौन सी है, तो उसमें आप दिल्ली भी कहेंगे, उसमें आप अकबराबाद या आगरा भी कहेंगे, उसमें आप फतेहपुर सीकरी भी कहेंगे, और कुछ समय के लिए तो अकबर जैसे जौनपुर गया वो भी बन गई। तो यहाँ पर काफी कुछ लिखा है। तो पहला राइटर है बायजीद बयात। देखिए बायजीद बयात एक किताब लिखता है तज़किरा-ए-हुमायूं या अकबर एवं अकबर, यानी कि राइटर का नाम है बायजीद बयात। और क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बायजीद बयात अकबर का सबसे पहला जीवनीकार है और ये लिखता है तज़किरा-ए-हुमायूं व अकबर। और जैसे अभी हमने आपको बताया कि भाई हुमायूं का जो रसोइया था उसका नाम क्या था? जौहर आफ्ताब जी। ऐसे ही एक पोस्ट थी वहां पर मुगल काल में, बकावल बेगी। बकावल बेगी पोस्ट का नाम है और इसका मतलब होता है शाही रसोई का प्रबंधक। जैसे आपने देखा होगा आजकल होटल मैनेजमेंट करके लोग बड़े बड़े होटलों में मैनेजर की नौकरी करते हैं, ऐसे ही बकावल बेगी पोस्ट थी जिसे शाही रसोई का प्रबंधक कहा जाता था। और ये कौन था? बायजीद बयात। और साथ में क्या था? ये अकबर का पहला जीवनीकार भी है। दूसरा महत्वपूर्ण राइटर है, इनकी किताब अक्सर बहुत पूछी जाती है। राइटर का नाम है निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद अकबर का मीर बख्शी था। मीर बख्शी कहते हैं जो सेना का कमांडर होता है, जो एक तरीके से सेनापति वाला कार्य करता है। और निजामुद्दीन अहमद की क्या है उपाधि? किताब का नाम क्या है? तबकात-ए-अकबरी। और इसी किताब का दूसरा नाम है तारीख-ए-निजामी। अब देखिए जिन तारीखों के बारे में निजामी जानकारी देता है तो तारीख-ए-निजामी, और लिखी किसके बारे में? अकबर के बारे में, तो इसलिए क्या तबकात-ए-अकबरी लिखी किसने? निजामुद्दीन अहमद ने। इसके बाद तीसरा राइटर आता है आरिफ कंधारी। जैसे आपने सुना होगा गंधार नरेश शकुनी था, ऐसी गंधार नाम था उस समय गांधार का, बाद में गांधार का नाम कंधार हो गया और कंधार से कंधारी बन गया। यानी कि ये साहब कहाँ के रहने वाले थे? कंधार के रहने वाले थे, तो इनका क्या नाम पड़ गया? आरिफ कंधारी। और इन्होंने कौन सी किताब लिखी? तारीख अकबर। तारीख अकबर की तारीख, एक तरीके से अकबर का समय। और इस किताब के जो राइटर हैं ये आरिफ कंधारी, इनकी खासियत क्या है? ये पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में लड़ा गया, जिसमें हेमू को मार दिया जाता है, उस युद्ध का ये प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार है। यानी कि ये इसने अपनी आंखों से देखा था। आरिफ कंधारी ने इस युद्ध के बारे में जो लिखा है, तो ये भी क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट राइटर आता है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब देखो जब कंधारी कंधार के हो गए, बदायूनी बदायूं के हो गए, तो ये पहले से ही एक सिस्टम चला आ रहा है कि लोग जैसे काका हाथरस के रहने वाले थे, तो अगर हम कहें कि भाई किसी आदमी का नाम लेके उसके जिले का नाम जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर बदायूनी जो जुड़ा बदायूं से जुड़ा है और अब्दुल कादिर नाम है इनका, और ये बदायूनी के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए
किताब का नाम क्या है? मुंतखब उल तवारिख। किताब का नाम है मुंतखब उल तवारिख। और खासियत यह है कि ये व्यक्ति हमेशा अकबर का घोर आलोचक रहा और इस अब्दुल कादिर बदायूनी को अकबर की सारी नीतियों में इस्लाम के खिलाफ साजिश दिखाई देती थी। थोड़ा सा ये कट्टरपंथी किस्म का व्यक्ति था, तो इसीलिए ये अकबर के सारे कामों को शक की दृष्टि से देखता है। एक बार एक किताब थी जिसका नाम था सिंहासन बत्तीसी, और वो किताब अब्दुल कादिर बदायूनी से खो गई, तो फिर अकबर ने अपने दरबार में आने से प्रतिबंध लगा दिया अब्दुल कादिर बदायूनी को। और एक खासियत और देखिए, आलोचक तो साहब ये हैं ही हैं, साथ में क्या बात कहते हैं कि अकबर सभी नीतियां कैसी चलाता है इस्लाम के खिलाफ, और कहते हैं ये दाढ़ी बनवाता है, यानी कि इनको दाढ़ी बनवाने में ऐतराज है। जैसे कि मुल्ले मौलवी होते हैं, वो लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हैं, तो उनको अच्छा माना जाता है कि ये धर्म के मानने वाले हैं। तो अगर अकबर दाढ़ी बनवा रहा है, शेविंग करवा रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है किसको? बदायूनी को। तो कह रहे हैं दाढ़ी भी बनवा रहे हैं और कीड़ा स्थल की भी स्थापना करवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस्लाम के खिलाफ नजर आ रहा है अकबर बदायूनी को। और एक बहुत मजे की बात क्या था, अकबर ने मस्जिदों को अस्तबल बनवा दिया, यानी कि मस्जिदों में जैसे नमाज पढ़ी जाती है, वो कह रहा है वहां घोड़े बनवा दिए। मतलब इस तरीके से ऐसे आरोप लगा रहा है ये बदायूनी। और कहता है जो विरोधी मुल्ला हैं उन्हें कंधार में घोड़ों से बदलवा दिया, यानी कि बेच दिए वो। ये कौन कहता है? हालांकि ये सारी बातें विश्वसनीय नजर नहीं आती, कहीं ना कहीं ये चीज नजर आती है कि कहीं का जो बदायूनी है कहीं ना कहीं वो अकबर की नीति से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि वो चाहता है कि राजा भी खुद कट्टर ही होना चाहिए, और जो अकबर का पर्सनालिटी था वो ऐसा नहीं था। एक किताब उसके बाद में आती है नेक्स्ट, तारीख अल्फी। किताब का नाम है तारीख अल्फी। तो अकबर ने जब इस्लाम के 1000 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो अकबर उसके बारे में लिखवाता है, पूरे इस्लाम के बारे में। और इस किताब को लिखने के लिए 7 लेखक इकट्ठे होते हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं है। जैसे अबुल फजल भी है, उसका प्रकटन लिखता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो 1000 साल के कंप्लीट होने के बाद 7 लेखकों द्वारा जो किताब लिखाई जाती है, तारीख अल्फी। इसके बाद हम लेते हैं शेख मुबारक के लड़के अबुल फजल और फैजी को। देखिए इसके बाद है अबुल फजल अल्लामी, पूरा नाम है अबुल फजल अल्लामी। इनकी जो किताब लिखी गई है उसका नाम है अकबरनामा। दिस इज वेरी महत्वपूर्ण, मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में। किताब का नाम है अकबरनामा, और अबुल फजल इस अकबरनामा को गुलाब बाग की संख्या देते हैं। क्या कहते हैं कि गुलाब बाग है वो, मतलब लेखन की दृष्टि से गुलाबों का बाग है। और अकबरनामा के 3 भाग हैं, और उस 3 भाग में एक भाग है आईने अकबरी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अभी अलग, एक अकबरनामा पूछा जाता है तो एक उसमें कहा जाता है कि आईने अकबरी किसकी है। तो ये अकबरनामा जो किताब लिखी गई है इसके 3 भाग हैं, तीसरा भाग जो है वो आईने अकबरी है। और जो ये आईने अकबरी है इसके 5 भाग हैं। पहला भाग है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी में शाही परिवार का जिक्र किया गया है। दूसरा सिपह आबादी, इसमें मनसबदारी और प्रशासन का जिक्र किया गया है। और तीसरा भाग है इसका मुल्क आबादी। मुल्क आबादी मतलब अकबर के समय में जो प्रांतों की संख्या हो गई थी उनकी संख्या 12 हो गई थी, तो इसमें 12 प्रांतों का जिक्र आता है। तो देखिए 3 भाग आईने अकबरी के, 5 भाग हैं। 5 में पहला कौन सा? मंजिल आबादी, जिसमें शाही परिवार का जिक्र किया गया है। दूसरा किसका? सिपह आबादी, जिसमें मनसबदारी और प्रशासन का जिक्र किया गया है। तीसरा क्या? मुल्क आबादी, इसमें 12 प्रांतों का जिक्र किया गया है। चौथे और 5वें भाग में मजहब और रीति रिवाज, साहित्यिक, सांस्कृतिक का जिक्र किया गया है। तो एक ही किताब है, किताब के राइटर का नाम कौन है? अबुल फजल। और देखिए याद रखने वाली बात है, अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था और इनके भाई का नाम फैजी था। तो अबुल फजल और फैजी दोनों के दोनों ही भाई अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और एक बात याद रखने की और है, अबुल फजल और फैजी के जो पिता थे शेख मुबारक, उन्होंने ही मजहर मतलब कि अकबर को एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया था अकबर के लिए कि पूरी तरह से धार्मिक अधिकार राजा के अंतर्गत आ गए थे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, शेख मुबारक के दोनों बेटे और खुद शेख मुबारक भी। तो यहाँ पर अबुल फजल का जिक्र किया देखिए हमने। और अबुल फजल जो अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन इलाही,
दीन इलाही धर्म जो चलाया था, तो उसका जो पुरोहित था, मुख्य पुरोहित, वो कौन था? अबुल फजल। तो अबुल फजल दीन इलाही का भी पुरोहित है। और अबुल फजल 36 गायक बताता है कि 36 गायक जो रजिस्टर्ड है किताब में प्रयोग करता है, 36 गायकों का प्रयोग करता है, और जिसमें तानसेन को सर्वश्रेष्ठ गायक घोषित करता है। आप जानते हैं कि जो तानसेन थे ये सर्वश्रेष्ठ गायक थे और इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्राप्त थी। हालांकि इन्हें एक बार जो बाज बहादुर था, मालवा का शासक, जिसकी पत्नी रूपमती थी, उन्होंने संगीत में हरा दिया था, पराजित कर दिया था। तो लेकिन तानसेन जो है ये सर्वश्रेष्ठ तानसेन सर्वश्रेष्ठ गायक हैं, जो 36 गायक टोटल पाए जाते हैं। और 17 चित्रकारों का प्रयोग नाम बताता है। अबुल फजल 17 चित्रकारों का जिक्र करता है और कहता है 17 में से 13 हिंदू हैं। तो यहाँ पर अकबर की ये बुक्स आ गई हैं, देखिए कंप्लीट हो गई हैं, अधिकतर इनमें से पूछ ली जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा जहांगीर। जहांगीर के बारे में जो स्रोत मिलते हैं, जो किताबें मिलती हैं, तो मैंने पहले बताया था आपको कि बाबर जो था उसकी अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुके बाबरी और बाबरनामा। तुजुके बाबरी तुर्की में थी और उसका जो फारसी में अनुवाद था उसको क्या कहते हैं? बाबरनामा। ठीक उसी प्रकार जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपनी आत्मकथा लिखी, उसका नाम क्या था? तुजुके जहांगीरी। और तुजुके जहांगीरी कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। और दोस्तों एक बात याद रखने की है, जब यहां पर बाबर आया था तो बाबर की भाषा मातृभाषा क्या थी? तुर्की, क्योंकि वो चगताई तुर्क थे। और अकबर के समय से यहां पर भाषा कौन सी हो गई? फारसी, यानी कि फारसी भाषा को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। तो जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है किसमें लिखी है? तुजुके जहांगीरी में। उसके बाद में मोहम्मद हादी की किताब का नाम है वाक्यात ए जहांगीरी। देखिए वाक्यात ए जहांगीरी किसने लिखी है? मोहम्मद हादी ने। और मोहसिन फानी ने लिखी है दबिस्तान ए मजाहिब। मोहसिन फानी ने लिखी है दबिस्तान ए मजाहिब। उसके बाद हमारे देखिए कौन आता? जहांगीर के बाद कौन आता? खुर्रम, जो शाहजहां के नाम से शासक बना। इनकी इसकी जो किताब है बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें एक पहली किताब आती है जखीरतुल ख्वानिन। देखिए आराम समझ लीजिए इसको, जखीरतुल ख्वानिन, और ये शेख फरीद भक्करी ने लिखी है। वास्तव में ये किताब है क्या? ये मुगल राजाओं की जीवनी है इसमें। और इस जीवनी में जो हुमायूं अकबर को सलाह देता है कि राजपूतों की परवरिश करो, क्योंकि राजपूतों में वफादारी है, अगर इनको साथ रखोगे तो हिंदुस्तान में राज करने में कामयाब हो जाओगे। और कुछ इस तरह के भी कहता है कि अफगानों को भी कंट्रोल करने के लिए राजपूत काफी पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में इस किताब के थ्रू हमें पता लगता है कि जो हुमायूं खुद ना कर पाया तो वो सलाह उसने अकबर को दी, और जो शायद सलाह दी गई उसी की वजह से अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी बना और 50 साल उसने अपना कार्यकाल भी चलाया। अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखें आप, एक तो देखिए एक नाम आता पादशाहनामा। देखिए पादशाहनामा या बादशाहनामा बात एक ही है। पादशाहनामा जो है इसको शाहजहांनामा भी कहा जाता है। शाहजहांनामा मतलब शाहजहां का इतिहास है इसमें। आप किताब का नाम पादशाहनामा या बादशाहनामा, और यहाँ पर 3 अलग अलग लोग लिखते हैं। कुछ सालों का लिखा है इतिहास मोहम्मद अमीन कजवीनी ने, कुछ सालों का लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अमीन कजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी, और तीसरा लिखा है मोहम्मद वारिस ने। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पादशाहनामा किसने लिखी है? तो देखिए अगर कोई सा भी राइट रह जाएगा तो वही आंसर सही माना जाएगा। हालांकि जो महत्वपूर्ण स्तर है वो दिया जाता है अब्दुल हमीद लाहौरी को, क्योंकि अब्दुल हमीद लाहौरी इनमें से 3 जो है, 3 में से 2 राजकीय इतिहासकार हैं। तो ऐसी स्थिति में याद रखने की है, ये एक ही किताब को अलग अलग समय के साथ 10 साल का इतिहास किसने लिखा, इस तरीके से अलग अलग लिखा गया। तो मोहम्मद अमीन काजवीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी और मोहम्मद वारिस। एक बार क्या होता है, घटना है अमर सिंह राठौड़ के समय की। अमर सिंह राठौड़ जो आता है शाहजहां के दरबार में आता है, और शाहजहां के दरबार में आता है तो किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, और उसको जो उसका सेनापति होता है शाहजहां से नहीं मिलने देता। तो 2 बार परेशान हो जाता है अमर सिंह राठौड़। तीसरी बार जब आता है तो उसे क्रोध आ जाता है और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। तो जो शाहजहां के अंगरक्षक हैं, संरक्षक हैं, वो वहां पर सब अमर सिंह राठौड़ पर टूट पड़ते हैं। तो अमर सिंह राठौड़ क्या करता है, सबको वहां पर कई सारों को मार देता है और किसी के हाथ नहीं आता।
ऐसी स्थिति को देखकर बस जो शाहजहां होता है वो भी छिप जाता है। अब्दुल हमीद लाहौरी वहीं पर होता है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी और शाहजहां उसे छिप कर देख रहे होते हैं और उससे भयभीत भी रहते हैं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी उससे एक बात कहता है कि अगर ये इतने बहादुर हैं तो ये खुद राजा क्यों नहीं बन जाते। तो इस बात के लिए शाहजहां कहता है कि इसका रिजल्ट आपको कल पता लगेगा, इसका जवाब आपको कल पता लगेगा। कल से मतलब फिर दरबार बनता है, दरबार बैठता है। तो अमर सिंह राठौड़ तो एक दिन पहले ही जा चुका है और एक तरीके से भगोड़ा घोषित हो जाता है। तो यहाँ पर शाहजहां कहता है भाई किसमें इतनी हिम्मत है कि जो अमर सिंह राठौड़ को पकड़ के लाएगा जिंदा या मुर्दा। तो दोस्तों देखिए वहां पर अर्जुन जो उसका साला होता है इसका अमर सिंह राठौड़ का, वो कहता है हाँ आप हुक्म कीजिए राजा साहब, इस काम को तो हम कर देंगे। तो वो जाता है और जो अमर सिंह राठौड़ है उसका वो जीजा लगता है रास्ते में, मतलब सॉरी रिश्ते में। तो अमर सिंह राठौड़ को धोखे से उसका साला मार देता है और मारने के बाद जब दरबार में पेश होता है तो शाहजहां कहता है ये इसलिए राजा नहीं बन सकते, ये वीर तो बहुत हैं लेकिन इन पर कूटनीति नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में इस किताब ये वाला जो वर्णन जो मैंने आपको घटना बताई है ये अब्दुल हमीद लाहौरी की एक फारसी किताब में मिलता है इसका वर्णन। अच्छा उसके बाद क्या था दोस्तों, शाहजहांनामा। अब फिर देखिए यहां भी शाहजहांनामा, यहां भी शाहजहांनामा, यहां भी शाहजहांनामा, और ये जो पादशाहनामा और बादशाहनामा किसको कहते हैं, शाहजहां का इतिहास। तो ये तो मैंने डिस्कस कर लिया। शाहजहांनामा की एक किताब लिखी किसने, मोहम्मद सादिक ने है, अलग किताब। एक किताब शाहजहांनामा नाम की लिखी है इनायत खान ने, और शाहजहांनामा नाम की एक किताब लिखी है भगवान दास ने। तो ये याद रखने की वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने शाहजहांनामा के नाम से इनायत खां याद रखा और वहाँ इनायत खां ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये दो किताब ऐसी हैं, पादशाहनामा और शाहजहांनामा, इन्हें थोड़ा सा आप देख लेना क्योंकि इसके कई राइटर हैं। एक किताब पादशाहनामा के नाम से ये अलग है, ये जलालुद्दीन तबातबाई ने लिखी है। अब यहाँ पादशाहनामा और यहाँ पादशाहनामा यहाँ तो एक किताब 3 लोगों ने पूरी की है और यहाँ पादशाहनामा जलालुद्दीन तबातबाई ने पूरी की है और मतलब अलग किताब लिखी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो मैंने सबको एक साथ कलेक्शन कर दिया है। जब आप एग्जाम में जाएं तो थोड़ा सा इसको दोहरा के जाएं, थोड़ा इसको रिवीजन करके जाएं तो क्लियर हो जाएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन नेट वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा डीप में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद में शाहजहां के बाद में जो शाहजहां का बेटा औरंगजेब है जिसने लगभग 50 साल राज्य किया, अब उसका नाम आता है। हालांकि देखिए ये ज्यादातर संगीत के खिलाफ था, इतिहास के लिखने के भी ज्यादातर खिलाफ था, लेकिन मजे की बात ये थी संगीत के खिलाफ था और संगीत की सबसे ज्यादा किताब भी औरंगजेब के ही काल में लिखी गई और ये कहीं ना कहीं गैर इस्लामियों के खिलाफ भी था, लेकिन इसके काल में ही सबसे ज्यादा गैर इस्लामी यानी कि हिंदू जो थे वो इसकी मनसबदारी में थे। जो पहले 25% थे शाहजहां के समय में, इसके समय में 33% हो गए थे, जिनमें मराठों और राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा थी। तो देखिए इसमें किताब है फुतुहाते आलमगीरी। ये किताब अक्सर पूछी जाती है, फुतुहाते आलमगीरी, ये ईश्वर दास नागर की है। फुतुहाते आलमगीरी ईश्वर दास नागर की है। और नुस्खे दिलखुशा, देखिए नाम बिल्कुल फारसी है और लिखने वाला इंडियन है, प्योर इंडियन, भीमसेन कायस्थ। नुस्ख ए दिलखुशा, और कई बार ये एग्जाम में पूछी गई है, नुस्ख ए दिलखुशा किसकी है, भीमसेन कायस्थ की। उसके बाद आता है हमारा खुलासत उत तवारीख, सुजान राय भंडारी। ये किताब दोनों बहुत पूछी जाती हैं। खुलासत उत तवारीख सुजान राय भंडारी की है। आलमगीर जो एक उपाधि थी औरंगजेब की, आलमगीर नामा, जैसे शाहजहांनामा शाहजहां का इतिहास, ऐसी आलमगीर नामा औरंगजेब का इतिहास, ये मोहम्मद काजिम सिराजी ने लिखी है और ये इसका राजकीय इतिहासकार था। आलमगीर नामा किसने लिखी है, मोहम्मद काजिम सिराजी ने, और इसका राजकीय इतिहासकार था। उसके बाद में लास्ट किताब आती है मुंतकब उल लुबाब। मुंतकब उल लुबाब किताब के राइटर का नाम है खफी खां, मतलब ये चर्चित नाम है, और व्यंग के रूप में खफी खां को निजाम उल मुल्की भी कहा जाता है। हालांकि निजाम उल मुल्क बाद में आएगा, लेकिन निजाम उल मुल्की नाम है यहाँ पर, तो याद रखिए निजाम उल मुल्की व्यंग के रूप से अगर किसी को कहा जाता है तो खफी खां को कहा जाता है। और खफी खां किसके दरबार में है, ये औरंगजेब के दरबार में। दोस्तों हमने यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद हमने औरंगजेब, यानी कि जितने भी हमारे ताकतवर मुगल हैं उन सबकी किताबों को एक तरीके से संकलित किया है। और आप इसको पढ़ेंगे तो ये हर एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस वीडियो में अधिकतर किताबों को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। हालांकि देखो इतिहास बहुत बड़ा अपने आप में,
आप इसको पढ़िए, इसको बड़ा ही बड़ा फायदा मिलेगा इसको आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज और प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।